तो आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अन्न स्वरूपी विज्ञानी अध्याय। तो इसमें क्या 7 वर्ग आएंगे, जैसे कि सुख धान्य वर्ग, फल वर्ग, मांस वर्ग, है ना। इस टाइप से सारे वर्ग पढ़ेंगे अपन। जिस प्रकार से अपन ने लिक्विड की बात कौन से चैप्टर में कर ली थी, इससे पहले वाले चैप्टर में कर ली थी, यानी चैप्टर नंबर 5 वाले में। लेकिन अब अपन इससे जो 6 नंबर वाला चैप्टर है उसमें क्या डिस्कस करेंगे, अन्न स्वरूपी विज्ञानी अध्याय। मतलब अन्न मतलब जो सॉलिड पार्ट अपन इनहेर यानी टेक कर रहे हैं, जो खाते हैं, वो वाला पार्ट की अपन बात करेंगे। यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सॉलिड अवस्था में होती है, ठीक है। तो उनको क्या आचार्यों ने कितने 7 वर्ग में डिवाइड कर दिया। अब 7 वर्गों के नाम अपन पढ़ेंगे, उसके बाद उनमें क्या क्या कंटेंट आते हैं अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जब पढ़ने जाएंगे पूरा एक एक लाइन, तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कोटेशन है। अब उसमें से अपने एग्जाम में क्या क्या चीजें आ सकती है और क्या पहले आ चुकी है, वो सारी अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आज का जो लास्ट टॉपिक होगा और जो कल की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, वो जरूर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आप जब भी पुराने पेपर सोल्व करोगे तो वहां पर इसी उन्हीं टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का लास्ट और कल की क्लास का लास्ट टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो फर्स्ट वर्ग है वो सुख धान्य वर्ग है ना। सुख धान्य वर्ग क्या होता है, जिसमें सुख आते हैं। अब सुख का मतलब देखो क्या चीज होती है। अब इसमें पहले तो ये समझ लो, सुख धान्य वर्ग है, उसमें क्या क्या चीज आ रही। अब यहाँ चावल की मैं बात करूँ तो शाली चावलों के भेद पढ़ते हैं अपन, तो इसमें बहुत सारे 26 भेद बता रखे। लेकिन अपने को ध्यान कौन से रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे रक्तशाली, महाशाली और कमलशाली, इनके ध्यान रखना। कितने, जो भी आपके पास जो बुक है रेफरेंस बुक, उस पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, यानी कि तीनों ही याद रखने। शाली चावल के भेद कितने 26 होते हैं, उसमें से कौन कौन से याद रखने, रक्तशाली, महाशाली और कमलशाली। यानी सर्वश्रेष्ठ जो चावल होता है वो कौन सा होगा, रक्तशाली। अब उसके बाद यदि पूछ ले क्रम अनुसार बताइए, तो उसके रक्तशाली के बाद महाशाली, महाशाली के बाद भी कौन सा होगा, कमलशाली, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, रक्तशाली। तो ये तीनों ही ध्यान रखना। बाकी देखो, यदि मैं चावलों की बात करूँ तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन के मल को बांधने वाले होते हैं, इसीलिए जब मोशंस आते हैं, जिनको डायरिया हो चुका होता है, उनको क्या दही के साथ चावल खाने की सजेस्ट करते हैं। तो वो यही रीजन है कि वहां पर चावल क्या करते हैं, मल को बांधने वाले होते हैं, है ना। अल्प मात्रा में प्रवृत्त कराने वाले होते हैं, और इनके अनुरस में कषाय होते हैं। चावल अनुरस में क्या होते हैं, कषाय होते हैं। तो याद रखने वाली बात क्या होगी, मल को बांधने वाला। तो यहाँ पर ये चीज आप अंडरलाइन कर लेना अपने आपके बुक में। और शीतवीर्य वाले चावल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि कोटेशन में नहीं आई है, लेकिन एक आपको आइडिया होना चाहिए कि सुख धान्य का मतलब सुख क्या होता है, और जो अपन दूसरी बात करेंगे वो क्या होती है चीजें। तो सुख धान्य में जो सुख शब्द आया वो किससे रिलेटेड है, कांटे से, है ना। जो कांटा होता है ना स्पाइन, वो चीज होती है सुख, ठीक है। तो जिसमें कांटा आता है ना, वो चीज क्या कहलाएगी, सुख धान्य। जो वो धान्य जिनमें कांटे वाली फसल उगती है, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिख रखा है कि सुख धान्य में शाली चावल श्रेष्ठ होते हैं, अपन ऊपर बात करके आ चुके हैं, ठीक है। रक्तशाली, महाशाली, कमलशाली, तो इनमें शाली चावल, यानी शाली सभी के पीछे लग रहा, ठीक है। लेकिन शाली चावलों में भी कौन श्रेष्ठ है, रक्तशाली, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर अपन नेक्स्ट बात करें कि शुभ धान्यों में शाली चावल श्रेष्ठ है। इन धान्यों में जो छिलका रहित लाल धान होता है उससे क्या कहते हैं, रक्तशाली। तो बेसिकली अपन यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर कलर वाइज बांट रखा है ना। जैसे रक्त कलर यानी कि रेड कलर है तो रक्तशाली बोल दिया। तो जो कलर वाइज होगा वैसे उसके और उसके गुणों के आधार पर उसका नोमेनक्लेचर किया गया है। तो ठीक है, तो ये याद रखना, रक्तशाली कैसे, उसका धान्यों का छिलका होता है वो क्या होता है, लाल रक्त वाला, ठीक है। तो ये बेसिकली आप चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद यदि मैं नेक्स्ट बात करूँ तो क्या बात करेंगे यहाँ पर कि जो जैसे रक्तशाली चावलों के गुण बता रखे। जैसे मैंने बताया कि शाली चावलों में भी कौन श्रेष्ठ है, तो रक्तशाली है। तो रक्तशाली के में क्या चीज अपने को याद रखनी है कि इसके गुण क्या क्या होते हैं, तो वो ध्यान रखें अपन। तो क्या समझेंगे यहाँ पर, धान्यों में रक्तशाली चावल क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मैंने बता दिया, अभी पहले ही बता दिया। यह तृष्णा यानी प्यास और त्रिदोष को नष्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर एक बेसिकली चीज यही अंडरलाइन करना कि धान्यों में रक्तशाली चावल श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये चीज बेसिकली यहाँ पर याद रखने वाली थी। फिर मैंने एक क्रम भी बता दिया था आपको स्टार्टिंग में कि रक्तशाली की अपेक्षा महाशाली, महाशाली की अपेक्षा कमलशाली, है ना। उसके बाद शाली चावल जो अन्य है वो गुण में क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे हीन होते जाते हैं ना। तो वो बेसिकली आपको पता ही पहले ही बता चुका हूँ मैं। फिर यवक आदि के गुण, यानी यवक की बात करें, ठीक है, तो यवक अधिक निंदनीय माना गया है। जैसे कि अपन धान्यों में बात करें यानी चावलों में या इनमें बात करें, तो जो यवक होता है वो क्या होता है, सबसे निंदनीय होता है। तो ध्यान रखना, जो यवक और एक होता है यव, यव मतलब जो, और जो का जैसे जो होता है ना उसका छिलका बोल देते हैं, तो वो छिलका क्या कहलाता है, यवक कहलाता है। ध्यान रखना, यव और यवक में क्या डिफरेंट है। तो यव मतलब तो जो हो गया, और जो का जो छिलका होता है ऊपर वाला वो क्या कहलाता है, यवक कहलाता है, ठीक है। बेसिकली ये ध्यान रखना। अब देखो, जो यवक यवक की बात कर रहा है यानी उसके छिलके की बात कर रहा, वो निंदनीय माना गया, ठीक है। तो यवक आदि के गुणों में थोड़ा बहुत देख लो। देखो क्या देखते हैं, उष्ण वीर्य वाला होता है, विपाक,
में अम्ल होता है, श्लेष्म कारक होता है, पित्त कारक, और मूत्र पुरुष को प्रवध करवाने वाला होता है। यानी मूत्र यानी कि यूरिन पास आउट ज्यादा करवाएगा और मल का पास आउट ज्यादा करवाएगा, ठीक है, स्टूल का पास आउट ज्यादा करवाएगा। तो ये चीजें कर, इसीलिए आपने देखा होगा जो डाइट होते हैं, जो ज्यादा ही मोटे स्टूल होते हैं ना, तो उन लोगों की चिकित्सा में भी क्या करते हैं, यवक आदि देते हैं। यानी वो जो छिलका होता है उसका आटा बनाया जाता है, और उसको जो भी आटा वो खाता है, जो भी रोटी वो खा रहा है, चाहे गेहूं की रोटी, मक्का, तो उसमें मिला देंगे, ठीक है, ताकि वो क्या होगा, उसके जल्दी से जल्दी उसका फेट का लॉस हो सके, और जल्दी से क्या हो जाएगा, वो फ्रिश हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा, है ना। तो मोटो की चिकित्सा में भी लिख सकते हैं यवक आदि, है ना। तो यहाँ पर ये बेसिकली ध्यान ये रखना है आपको कि यवक अधिक निंदनीय माना गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। फिर देखो एक और एक चावल के बारे में और बता रखा है इसने, कि षष्टिक ब्रीही चावल के गुणों के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, षष्टिक ब्रीही चावल भी अपने चैप्टर में है, और वो क्या होते हैं, ये ब्रीही धान्य में षष्टिक चावल श्रेष्ठ होते हैं। यदि ब्रीही धान्यों की बात करें तो उसमें कौन सा चावल श्रेष्ठ होता है, षष्टिक चावल। लेकिन ऊपर जो बात की थी अपन ने वो तो अलग था, वो शाली चावलों में कौन श्रेष्ठ था, रक्तशाली, ठीक है। और ये कौन सा, ब्रीही धान्यों में षष्टिक चावल श्रेष्ठ होता है। लेकिन किससे गुणों में यदि बात करें अपन, दोनों की कंपेयर कर लें, रक्तशाली और ये षष्टिक चावल, तो इसमें भी रक्तशाली पहली प्रायोरिटी जाएगी, देन षष्टिक चावल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चीज बेसिकली याद रखना था आपको। फिर ये क्या होता है, षष्टिक त्रिदोषक नाशक होता है ना, त्रिदोष को नाश करने वाला होता है, शमन करने वाला होता है, और शीतवीर्य वाला होगा, क्योंकि चावल है तो शीतवीर्य वाला ही होगा। तो बेसिकली ये चीजें आप आपकी बुक में अंडरलाइन कर लेना और ये याद रखना, ठीक है। अब ब्रीही धान्यों के जो गुणों के बात करें अपन, तो क्या होगा, महाब्रीही, कृष्ण ब्रीही, इनको कोई याद रखने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जो याद रखने वाली चीजें वही ध्यान रखना, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें सारी चीजें अपने को याद भी नहीं रहती। यदि कोई इंटरेस्टेड है तो वो सारी चीजें पढ़े, ठीक है। फिर देखो मैंने ऊपर लिख रखा यवक, यानी जय, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ध्यान रखना। जो यवक होता है ना, वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसीलिए स्टूल वाले लोगों में क्या करते हैं, स्टूल पेशेंट हो गया, उसमें कौन सी चिकित्सा करवाते हैं अपन, यवक को आहार के रूप में देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट था। और अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट कोटेशन की, तो जो देखो यहाँ पर यव के बारे में आ गया। तो यव और यवक ध्यान रखना क्या क्या बेसिकली डिफरेंट होते हैं इसमें, तो वो पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो जो यानी कि यव के बारे में क्या गुण होते हैं उसके, तो आप सभी जानते हो कि यव जो क्या होता है, रुक्ष होता है ना, शीतल होगा और गुरु होगा, ठीक है, और मधुर होगा। और ये क्या करवाता है, वात कारक होता है ना, ये बेसिकली ध्यान रखना। और फिर क्या होता है, वृक्ष यानी कि शुक्र कारक होता है, ठीक है, शुक्राणु को बढ़ाने वाला होता है। मूत्र, मेद, पित्त और कफ को जीतने वाला हो गया, ठीक है, ये चीज आपको पता पड़ चुकी है। अब पीनस, सांस, कांस, उरु स्तंभ और कंठ त्वचा के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी हो गई, त्वचा के रोगों को नष्ट करने वाला कौन होता है, जो, इसीलिए जो का लेप भी किया जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ पर किया जाता है, जो त्वचा रोग हो जाते हैं ना, तो वहां पर लेप पढ़ोगे आप सेकंड ईयर में, तो वहां पर जो का या यव का लेप आएगा, ठीक है, त्वची रोगों में। तो ये ध्यान रखना आप। फिर बात करें अपन नेक्स्ट कोटेशन की, तो यहाँ पर गेहूं के बारे में पता होना चाहिए। अपन गेहूं खाते हैं, है ना, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो उसके क्या क्या गुण होते हैं, वो अपनी बॉडी में जाने के बाद क्या क्या चीजें क्रिएट करवाता है ना। तो वहां पर वृक्ष यानी बाजीकारक होता है, और शीत वीर्य वाला हो गई सही। तो चावल और ये गेहूं जितने भी पढ़ रहे हैं कौन से वीर्य वाले हैं, शीत वीर्य वाले। गुरु होंगे और स्निग्ध होंगे, ठीक है ना, और जीवनदायक होंगे। तो ये सारी चीजें अपन जानते हैं प्रैक्टिकली, जीवनदायक क्या होता है, अपन खा रहे हैं तो अपने को सारा पता है। और मधुर स्थिर होते हैं ना, रस में क्या हो गए, मधुर हो गए। क्यों, क्योंकि अपन ने जब भी गेहूं की रोटी खाई होगी, थोड़ा थोड़ा स्वाद कैसा आता है, मधुर टाइप आता है। तो मधुर रस हो गया, उसके बाद शीत उसका वीर्य हो गया, गुरु हो गया गुण में, स्निग्ध हो गया, है ना, जीवनदायक। इस टाइप से आप पॉइंट बना बना के लिख सकते हो गेहूं में, ठीक है, क्योंकि अपन ने बेसिकली इसका यूज कर रखा होता है। और देन उसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्क, तो उसमें आती है सिम्बी धान्य, ठीक है। तो सिम्बी धान्य वाले में पढ़ते हैं, तो सिम्बी का मतलब क्या होता है, जो फलियों में जिनके फल होते हैं, है ना, या कह सकते हैं जैसे बेसिकली जो भी दालें होती है तो वो एक फली के रूप में ही तो उगती है ना। जिन्होंने भी खेत में जाके जब दालों के प्लांट देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें एक फली के रूप में ही तो आ रहे हैं। जैसे मूंग की दाल हो गई, सरसों अरहर की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, तो ये एक फली के रूप में लगते हैं। तो उस फली को क्या बोलते हैं, सिम्बी बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ ध्यान रखना सिम्बी मतलब क्या होता है। तो सिम्बी धान्य के समान गुण कैसे हो गए, सामान्य गुणों के बारे में चर्चा करें तो जैसे मूंग हो गई, है ना, अरहर हो गई, मसूर हो गई, तो ये सारे एग्जाम्पल आप सिम्बी धान्यों में लिख सकते हो। जिस टाइप से अपन ने वहां पर लिखा था ना रक्तशाली, उस टाइप से आप क्या बेसिकली ये ध्यान रखना, मूंग, अरहर, मसूर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सिम्बी धान्य के। ठीक है, अब ये क्या करवाता है, विबंध करवाता है, यानी कॉन्स्टिपेशन करवाने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जैसे ही मसूर मूंग खाते हैं तो ये क्या हल्के तो होते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और शीतवीर्य वाले होंगे, ये लघु होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, जहाँ पर मैं ज्यादा ही इसको ये कर रहा हूँ कि हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तो वो चीज ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है और वापिस पूछने के चांस भी है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। फिर विपाक में कटु होती है,
और शीत वीर्य वाली ये सारी बात कर चुके हैं। बाकी आप नॉर्मली आपके हिसाब से भी पढ़ सकते हैं इसको। फिर देखो मल को बांधने वाले होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ। मल को बांधने वाली कौन सी दालें हो गई, तो मूंग, अरहर और मसूर की दाल। ठीक है, तो ये किस में आ रही, सिंभी धान्य में आ रही, तो ये चीज आप ध्यान रखना। फिर मूंग के बारे में यदि स्पेशल बात करें अपन मूंग के बारे में, तो मूंग क्या है, सिंभी धान्यों में श्रेष्ठ मानी गई है। ध्यान रखना, सिंभी धान्यों में श्रेष्ठ कौन मानी गई है, ये श्रेष्ठ और अवर है ना, जो हीन मानी गई है, वो दो चीजें आपको बेसिकली पूरे चैप्टर में ध्यान रखनी है, हर एक चीज में। तो मूंग क्या हो गई, सिंभी धान्यों में श्रेष्ठ हो गई, ठीक है, और वातकारक हो गई, तो ये चीज ध्यान रख लेना। फिर और इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपको यही ध्यान रखना है, मूंग क्या होती है, सिंभी धान्यों में श्रेष्ठ होती है। फिर कुल्थी की बात करें, यानी कुलथ की दाल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल चीज भी बताता हूँ, यानी क्लिनिकल चीज भी बताता हूँ। जब भी किसी को किडनी स्टोन हो जाता है ना, तो कुलथ की दाल खिलाई जाती है। यानी जो नॉर्मली दाल बना रहे हैं अपन, तो वैसे ही क्या करते हैं, कुलथ की दाल मार्केट से लाना, और कुल्थी की जो दाल होती है, कुलथ की जो दाल होती है, वो बनाना नॉर्मल जैसे अपन बना रहे घर में, वैसे ही बनानी। जिसके भी हो जाती है, यदि किसके अश्मरी, या अश्मरी कहते हैं अपने आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में किडनी स्टोन को, तो उस चीज में अपन यूज कर सकते हैं इसको, एक है ना, एज ए ड्रग्स। सो कुल्थी को क्या क्या बता रखा है इसमें, उष्ण होगी, उष्ण होगी तो ही तो एक पत्थर को तोड़ पाएगी, है ना। विपाक में अम्ल हो गई, अश्मरी और पीनस कांस, ये तो ध्यान मत रखना, लेकिन अश्मरी का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इनको नष्ट करने वाली होती है, और अत्यंत पित्त कारक होती है, ठीक है। तो क्योंकि उष्ण है स्वभाव में, तो पित्त कारक होगी सही। और दूसरा क्या बताया मैंने, अश्मरी का ध्यान रखना। इसीलिए नीचे लाइन में क्या दे रखा है, पथरीली भूमि पर उत्पन्न होने वाली उष्ण होने के कारण शुक्राश्मरी, यानी जो यूरिनरी ब्लेडर में पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है ना, या किडनी स्टोन हो जाती है, तो उसमें क्या करती है, नष्ट करने वाली होती है कौन, कुल्थी की दाल। तो यहाँ पर बेसिकली आप नॉर्मली आप लिख लेना आपकी बुक में कि कुल्थी की दाल क्या करवाती है, अश्मरी को नाशक करवाती है, यानी कि किडनी स्टोन को नष्ट करवाने वाली होती है। तो क्लिनिकल ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर कि उड़द की बात करें, ठीक है। तो उड़द के बारे में सभी जानते हैं कि ये मोशन करवाती है। जैसे ही उड़द की दाल खाई भारी होगी, डायरेक्ट क्या होगा, मोशन जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके गुणों के बारे में बात करें, स्निग्ध होगी, मल बल कफ और मल और पित्त कारक होगी, ठीक है। फिर होगी सर, यानी कि सर क्या होगी, ऐसे बहने वाली, है ना, जैसे कल मैंने बात की थी उस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में, तो सर होगी ये। फिर बात करते हैं गुरु होगी, उष्ण होगी और वातनाशक होती है, ठीक है। स्वादु होगी और शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, इसलिए उड़द की दाल खाते हैं ना, तो शुक्र को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है। फिर इसकी प्रवृत्ति करवाने वाली, देखो बेसिकली इसमें मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या करवाती है, मल को त्याग करवाने वाली, यानी मल विभेदन करवाने वाली होती है उड़द की दाल। तो यहाँ पर लिख लेना आप स्पेशल पॉइंट करके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़द की दाल जैसे ही खाते हैं तो कईयों को मोशन जाना पड़ता है, तो वो यही रीजन है उसका, ठीक है। फिर तिल की बात करें तो वो भी इसी में आता है ना। तो तिल की बात करें तो त्वचा रोगों के दोषों को नष्ट करने वाला होता है, केश को बढ़ाने के लिए जानती है अपन, बलवर्धक होता है ना। तो ये बेसिकली जो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं अपन, त्वची रोगों में तिल का तेल यूज कर रहे हैं, केश है ना, बाल वर्धक के लिए हो गया, यानी कि जिनके हेयर फॉलिंग ज्यादा ही हो रही है, तो उसमें भी अपन तिल का तेल यूज करते हैं, ठीक है, बलवर्धक होता ही है। और मेधा यानी बुद्धि को बढ़ाने वाला भी कौन होता है, तिल का तेल। इसीलिए हेयर में मैक्सिमम चांस कौन से, तिल के तेल के होते हैं, यानी तिल के तेल भी आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये तिल के बारे में बात कर ली। अब देखो उमा, उमा मतलब क्या होता है, जो अलसी होती है ना, आपने नाम भी सुना होगा और कईयों ने देखी भी होगी, अलसी बहुत दाल के टाइप ही आती है छोटी छोटी, तो वो उसको बोलते हैं उमा या तीसी, है ना, अलसी को। और कुसुम बीज है, वो भी सेम ही टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, तो पीजी में आ जाता है कुसुम बीज किसके लिए आया है, तो ध्यान रखना अलसी के लिए आया है, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, अलसी कैसी चिपचिपी होती है, उसका तेल भी निकाला जाता है, इसलिए क्या हो गई, गुण में वो स्निग्ध हो गई, मधुर हो गई, है ना। दृष्टि यानी विजन को बढ़ाना, शुक्र नाशक, है ना, विपाक में कटु होती है। और कुसुम के बीज को जो कुसुम का बीज है उसको उमा के समान गुण वाला, यानी कि सेम ही चीज बता रखी थी, इसलिए ध्यान रखना कुसुम के बीज क्या होगा, वही जो अलसी बता रहा हूँ वही। तो पीजी के जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर भी आएगा कुसुम के बीज क्या चीज के बारे में बता रहा है, तो अलसी के बारे में बता रहा है। शुक्रनाशक होती है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अलसी क्या होती है, शुक्रनाशक होती है, विपाक में कटु होगी, ठीक है। तो और माश उड़द की बात कर रहे हैं, तो देखो ये माश जो उड़द है वो सबसे अवर यानी हीन गुण वाली मानी गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो उड़द है ना, जो मांस बोलते हैं, एक होता है मांस यानी नॉनवेज, उसमें स आ रहा है, ठीक है, और एक होता है मांस, श का मतलब क्या हो गया, उड़द की दाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करने वाली होती है कि मांस क्या होता है और मांस क्या होता है, ठीक है। स आ रहा है यानी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, नॉनवेज के बारे में, जबकि श आ रहा है उसमें उड़द की दाल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सिंबी धान्यों में क्या हो गई, ये उड़द की दाल सबसे हीन हो गई, जबकि सुख धान्यों में यवक यानी जय क्या होती है, सबसे हीन गुण वाली, हीन गुण वाली मान रखे हैं। कि सुख धान्यों में किसकी बात की थी मैंने, यवक की बात बताई थी, जबकि सिंबी धान्यों में क्या माना था मैंने,
उड़द की दाल है वो सबसे हीन होती है। तो बेसिकली इसको अंडरलाइन कर लेना और ऊपर टॉप पे लिख लेना आप, आपके जो भी बुक है। अब बात करते हैं नया और पुराना धान्यों के बारे में। जैसे ही अपने नया जो भी फसल होती है उसको निकालते हैं अपन, जो भी दाल हुई ये सारी चीजें, तो वो क्या होती है कि नई होती है ना। तो नई है तो वो चीजें क्या करेगी, उसका प्रभाव इफेक्ट होगा वो अलग होगा, डिफरेंट। देन उसके बाद जो पुरानी हो जाती है, यानी साल 2 साल पुरानी हो जाती है वो चीज, तो वो क्या उसका इफेक्ट अलग होगा। तो देखो नए वाला क्या करता है, जो नया धान्य होता है ना, जैसे दिवाली पे जो भी फसल आती है वो चीज क्या करेगी, तो वो अभिसंधि कारक यानी स्रोतस होते हैं उनको अवरोध करवाने वाली होती है। ठीक है। फिर 1 वर्ष से पुराना धान्य जो लघु हो जाता है, लेकिन जैसे अपन फसल लाए निकाल के तो वो चीज नई नहीं होगी, वो क्या होती है, गुरु होती है। इसलिए पहले उसको क्या साल भर पुराना होना देना चाहिए ताकि वो लघु हो जाए और डाइजेस्ट होने में भी आसानी हो उसकी। तो ठीक है, तो पुराना धान्य क्या होता है, लघु, जबकि नया धान्य क्या होगा, गुरु होगा और अभिसंधि कारक होगा। शीघ्र उगने वाले, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शीघ्र उगने वाले तुषार रहित बिना छिलके युक्तिपूर्वक भुना हुआ है ना, जिसको भून लेते हैं अपन, वर्जित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या बता रहा है, या सूप, जूस, ये सारी चीजें लघु होती है। ध्यान रखना, शीघ्र उगने वाले तुषार रहित यानी छिलके रहित, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जो है लघु होती है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन कृतान वर्ग। देखना लास्ट टॉपिक है कृतान वर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। वैसे मैं जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें डिस्कस भी करूंगा, क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये कृतान वर्ग के बारे में क्या चीज बता रहा है। ठीक है, तो देखो कृतान वर्ग क्या है, सिंबिधानियों को, ये चीज मत ध्यान रखना, इसमें नीचे आ जाओ। देखो यहाँ पर 4 चीजें बता रहा है कि मंडपेया विलेपी ओदन। अब ये चीज क्या होती है, और ये पूर्व यानी पहले, जैसे मंड, फिर बात करते हैं पेया, फिर बात करते हैं विलेपी, है ना, उसके बाद ओदन। अब ये चीज क्या है कि पूर्व से लगाकर पश्चात यानी उत्तर की तरफ जाएंगे अपन, यानी कि जो पहले वाला है उधर से, तो ये जो ये होगा फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा क्या होता है, लघु होता है। फिर उसके बाद कौन सा कम लघु हो गया, पेया, उससे भी कम कौन सा लघु हो गया, विलेपी, और उसके भी बाद कम कौन सा लघु हो गया, ओदन। अब आपने जब पंचकर्म का नाम सुना होगा तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही पंचकर्म जो कराते हैं अपन, वमन विरेचन बस्ती, तो इसमें क्या होता है, जो अपने कोष्ठ होते हैं ना, जैसे स्टोमक, तो इसमें जो जठराग्नि अवेलेबल है तो वो क्या हो जाती है, पूरी तरह मंद हो जाती है। अब वहां पर एक लाइन भी पढ़ोगे आपकी, उसी तरह मंद हुई अग्नि, जिस प्रकार से जंगल में आग लगा देते, थोड़ी सी अग्नि लगाने पर पूरे जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार अपने इन चीजों को यानी संसर्जन कर्म को करते हुए अपनी अग्नि को बढ़ाना चाहिए। अब संसर्जन कर्म क्या हो गया, धीरे धीरे उसको लघु आहार देंगे, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा लघु दे दिया, जैसे मैंने मंड की बात कर ली, पहले उसको पूरी तरह लिक्विड पे रखा, क्यों, क्योंकि उसकी अग्नि पूरी मंद हुई पड़ी है। यदि उसको डायरेक्ट दाल बाफले और ऐसी चीजें खिला देंगे अपन, है ना, दाल बाटी और वगैरह, तो ये तो सारी चीजें भारी होती है और उसको डाइजेस्ट भी नहीं होंगे, तो उसमें पंचकर्म का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, धीरे धीरे उसको लाइट देंगे, फिर उसको हेवी की तरफ ले जाएंगे। तो मंड क्या हो गया, सबसे लाइट हो गया, फिर पेया, विलेपी, ओदन। अब ये चीजें क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊं आपको, तो देखो मंड क्या होगा, आपने चावल बनाते हुए देखा होगा अपनी मम्मियों को, सारों को, है ना, अपनी मदर चावल बनाती है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, वो पानी में चावल को भिगो देती है। अब यहाँ पर क्या है कि मंड में जो होता है ना, तो 14 गुना, जितने चावल है उससे 14 गुना जल लेना पड़ेगा। जो पानी है, वाटर की जो मात्रा बताई वो कितनी बता रखी मैंने, 14 गुना। ठीक है, तो 14 गुना ही लेते हैं। अब उसमें क्या करते हैं, 14 गुना ले लिया वाटर, अब उसको कुकर में चढ़ा देते हैं। अब उसको क्या करते हैं अपन, मतलब पाक करवाते हैं, यानी कि उसको जो अग्नि है उस पर क्या करेंगे, रखेंगे और सेकेंगे उसमें। ठीक है, तो वो उस चीज में कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो गया, सारा थोड़े बहुत पक चुके, अब उसको डायरेक्ट उतारा और अपन ने क्या किया, छन्नी से डायरेक्ट छान लिया। अब जो वाटर कंटेंट होगा, है ना, चाहे कपड़े से छान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो छन्नी के द्वारा छाना है मैंने, तो उसमें सारा लिक्विड जो भी है वो सारा निकल जाएगा। अब जो लिक्विड पार्ट बचा है ना, जैसे अपन कह सकते हैं कि उसमें चावल का जो कंटेंट क्या है मॉडर्न के अनुसार, तो कार्बोहाइड्रेट जितना भी होता है वो सारा चला गया पानी में। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है, जो पानी है वो क्या कहलाएगा, मंड कहलाएगा। इसीलिए पहले क्या सबसे लघु होगा क्योंकि वाटर की मात्रा है। अब उसमें क्या है, थोड़े बहुत चावल जो भी थे, मतलब अपन ने 14 गुना जो था उसमें अपन ने 14 गुना पानी लिया था, वो सेम प्रोसेस है ये पेया में भी। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि थोड़े बहुत जो चावल के कण होते हैं, है ना, थोड़े बहुत चावल होते हैं टुकड़े वाले, वो इसमें यदि मिला दिया जाए तो वो थोड़ी बहुत इससे भारी हो जाएगी ना, कहने का मतलब बेसिकली इन दोनों का कंपेयर करें तो यहाँ पर मंड से थोड़ी बहुत भारी कौन सी हो जाएगी, पेया, क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चावल मिला दिया। अब मैं विलेपी की बात करूं तो उसमें क्या लेते हैं अपन कि जो चावल वाला पार्ट है ना, बड़े बड़े चावल हो गए, मतलब इस पेया में तो अपन ने बहुत सारे कम चावल लिए थे, लेकिन विलेपी में क्या हो गया, बहुत ज्यादा चावल हो गए। क्या जो चावल थे बड़े बड़े सारे डाल दिए अपन ने, तो वो क्या चीज कहलाएगी, विलेपी, यानी उसमें पानी की मात्रा भी है और चावल की मात्रा भी है, तो वो चीज क्या कहलाती, विलेपी, क्यों, क्योंकि ये और भारी हो गई। तो इसीलिए जो लघु है सबसे मंड है, फिर उसके बाद पेया, फिर विलेपी। अब जो चावल अपन खाते हैं ना नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं, ओदन।
जो पका चावल हो गया, यानी पानी की मात्रा भी नहीं है और इतने ज़्यादा चावल भी ये चावल की मात्रा भी ज़्यादा नहीं है, यानी पानी भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, जो अपन नॉर्मल अपनी डाइट में लेते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, ओदन। तो ये तो और भारी हो जी, तो इसलिए ध्यान रखना मंड सबसे लघु होता है, फिर उसके बाद पेया, फिर विलेपी और ओदन, ये क्रम ध्यान रखना। और ये चीज़ें क्या होती है मैंने बेसिकली आपको समझा दी है, और भी मैं आपको डेफिनेशन रूप में बताऊँ तो देखो यहाँ पर लिख रखा है सारी चीज़, सेम प्रोसेस है, वो पढ़ लेना आपको, सेम चीज़ है कि चावल को 14 गुने पानी में पकाते हैं, इसके शेष जल छान लेते हैं तो मंड कहलाता है। इसके बाद जो थोड़े बहुत चावल है ना, वो चीज़ यदि मिला देंगे इसमें तो वो क्या कहलाएगी, पेया कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह ये भी है। तो देखो अब ये तो मैंने सारी चीज़ बता दी, क्यों, क्योंकि इसके एग्जाम में पूछते हैं ना, ये डायरेक्ट पूछ लेता है मंड क्या होता है, पेया क्या होता है, विलेपी क्या होता है, दो दो नंबर में क्वेश्चन बना के पूछ लेता। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये फर्स्ट लाइन में विमर्श में देखना, ये क्या बोल रहा है कि मंड, पेया और विलेपी इन तीनों को यवांगु कहते हैं, है ना। जो यवांगु है वो मंड, पेया और विलेपी है, इन तीनों को किसके अंदर इंक्लूड कर रखा है, यवांगु। आप सेकंड ईयर में जब चरक संहिता पढ़ोगे तो उसके भी सूत्र स्थान का जो दूसरा चैप्टर है अपामार्ग तंडुली अध्याय, उसमें कितने 28 प्रकार के यवांगों का वर्णन आएगा। तो वहां पर क्या क्या पढ़ोगे आप, इन मंड, पेया, विलेपी के बारे में ही पढ़ोगे। ठीक है, तो यवांगु क्या होगा, ये मंड, पेया, विलेपी इसके इंक्लूड आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन चावल को पकाने के बाद जब उसके जल को निकाल लेते हैं, है ना। सिक्त मतलब जो चावल चावल है उसको क्या बोल रहे हैं अपन आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में, सिक्त। तो जो सिक्त है उससे रहित, सीखते हैं उससे रहित होता है, मतलब कि बिना जो चावल का कंटेंट है, बस उसमें जो भी मात्रा है वो पानी की, अपन ने जो छाना था ना छन्नी से, वो वाली बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वही मंड कहा जाता है, क्या कहलाता है, मंड कहला। मतलब जब इसके नेक्स्ट मैं बात करूं कि पेया क्या होती है, तो उसके बारे में बात बताई थी, मैंने कहा था ना थोड़े बहुत चावल मिक्स कर देते हैं अपन। तो देखो इसको सिक्त चावल यानी चावल भात युक्त मंड कहला, थोड़े बहुत करने हैं। ठीक है, अब विलेपी के बारे में क्या बता रहा है कि वह तो बहुत ही सिक्त भात यानी बहुत ज्यादा चावल कर दिया उसमें, तो वो चीज क्या कहलाएगी, विलेपी कहलाएगी। तो इस तरह आप लिख लेना। फिर वापिस नेक्स्ट क्या, ओदन के बारे में बता रहा है कि द्रव रहित भात है वो ओदन कहलाती है। ठीक है, यानी उसमें जो वाटर का कंटेंट है वो बिल्कुल ही जीरो है ना, कह सकते हैं अपन, है तो है लेकिन थोड़ा बहुत ही नेग्लेजिबल है, तो उसमें ज्यादा तो क्या होगा, चावल ही होंगे। तो ये चीज क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य, ओदन कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है, इनकी डेफिनेशन पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली आप ये चीजें पढ़ लेना सारी कुछ। और नेक्स्ट कोटेशन की बात करें अपन तो पेया के गुण बता रहे हैं। ठीक है, जो पेया अपन ने बनाई थी जो तो उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो भूख, प्यास और ग्लानी, है ना, दुर्बलता, कुक्षी, रोग और ज्वर को नष्ट करने वाली होती है, मल का अनुलोमन करने वाली होती है, यानी जो मल है उसको अनुलोमन, जब भी अपन वाटर कंटेंट लेते हैं तो उससे क्या होता है, डायरिया टाइप हो जाता है, ज्यादा वाटर कंटेंट लेंगे तो यही तो होगा, है ना, मोशन जाना पड़ेगा बार बार। तो क्या है यहाँ पर जो पेया बता रखी है, तो पेया में क्या है कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि मल का अनुलोमन, यानी जिस मार्ग से जो निकलने वाले होते हैं मल, उसी मार्ग से वो निकाल लेता है। तो अनुलोमन का मतलब ये ध्यान रखना, जैसे वायु का अनुलोमन, तो वायु का अनुलोमन से क्या लेंगे अपन, जिस मार्ग से वायु निकलनी चाहिए उसी मार्ग से यदि निकल रही तो वो टर्मिनोलॉजी क्या यूज करेंगे वहां पर, अनुलोमन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भूख प्यास में तो जानती है अपन, जैसे लिक्विड कुछ भी पी लेते हैं अपन, जैसे चाय पी लेते हैं तो उससे भी भूख भी बुझ जाती है अपनी, यानी खत्म हो जाती है, और प्यास भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जैसे वही कॉन्सेप्ट है पेया का भी, यानी चावल का जो पानी था उससे भी क्या यही चीजें आ रही है। ठीक है, और ध्यान रखना ये क्या करवाएगा, मल का अनुलोमन करवाएगा, और जो जठराग्नि थी उसको भी बढ़ा देगा और पाचन भी करवा देगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या याद रखना, मल का अनुलोमन करवाता है पेया के गुणों में, और दीपन और पाचन करवाने वाला होता है। ठीक है, और विलेपी की बात करें, यहाँ पर विलेपी में आ गए अपन। ठीक है, तो विलेपी के गुण क्या बता रहा है यहाँ पर वाग्भट की, ग्राही और हृदय के लिए उत्तम। देखो हृदय के लिए उत्तम किस में आया है, तो ध्यान रखना विलेपी में आया है ना। ये पीजी में पूछता है यहाँ से कि हृदय के लिए उत्तम क्या माना गया है, तो विलेपी माना गया। अंडरलाइन कर लेना और उसके ऊपर लिख लेना कि पीजी में आएगा, तो वहां पर आपको याद रहेगा हृदय के लिए उत्तम क्या माना गया है, विलेपी माना गया। ठीक है, ये भी वही करवाएगा, दीपन पाचन करवाएगा, क्योंकि इसमें भी वाटर के कंटेंट तो है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, फिर पंचकर्म के बाद इस देखो मैंने फर्स्ट में बता दी थी आपको पंचकर्म के बाद क्या क्या चिकित्सा करनी, तो वहां पर ये देते हैं मंड, पेया, विलेपी, है ना, ये चीजें देते हैं। मांस और मांस भी देते हैं, मांस रस देते हैं, कृत मांस रस देते हैं। तो ये सारी चीजें वो अग्नि के कारण बता रखी कि अपनी अग्नि होती है बिल्कुल ही मंद हो जाती है। अब मंद अग्नि है, डायरेक्ट आप दाल बाफले नहीं खिला सकते, डायरेक्ट आप तेल वाली जो भी पूड़ियाँ बन रही है वो सारी चीजें पराठे नहीं खिला सकते उसको, क्यों, क्योंकि उसकी अग्नि क्या है, मंद हुई है। इसीलिए जब भी वमन विरेचन बस्ती जो भी करवा रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल ही लाइट देना है, यानी फर्स्ट डे तो उसको ओनली किस पे डिपेंड रखना है, आपको लिक्विड पे ही रखना है। इसीलिए ये इसका वर्णन आया मंड, पेया, विलेपी का, है ना। तो ये पंचकर्म के बाद यूज करते हैं इसमें, ये सभी के गुणों में लिख सकते हो आप। ठीक है, और दुर्बल और स्नेह का पान करवाने वालों के लिए हितकर होती है, जिन्होंने दुर्बल है और जो स्नेह का पान करवा दिया उसके लिए भी ये क्या होती है, हितकर होती है। ठीक है, ओदन यानी चावल की बात करें, जो चावल अपन ने बनाते हैं ना,
तो वो भात के बारे में बात कर रखा था। तो बेसिकली ध्यान रखना है, लघु होती है ना, जिसका मंड निकाला गया होता है, ये सारी बातें बता चुका हूँ मैं। तो चावल क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो, है ना, मल को निकाल देता है, तो ये पढ़ लेना नॉर्मली, इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं खास। फिर रस के गुणों के बारे में बात करें तो कोई भी रस है ना। अब रस क्या होता है, दो टाइप से होता है, 3 टाइप का होता है। मांस रस हो गया, यानी जो भी नॉनवेज है उससे भी क्या निकालेंगे अपन, रस निकालेंगे, तो वो मांस रस हो गया। अब धान्य थे अपने, है ना, यूज थे, तो उनसे भी क्या निकालते हैं अपन, रस निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यूज कहते हैं। फिर फलों का रस भी होता है, जैसे अपन पीते हैं ना फ्रूट का जूस और ये सारी चीजें, तो किसमें आ गई, फलों के रस। तो ये 3 टाइप से हो गया। लेकिन अपन बात करें बेसिकली तो वहां पर अपन पंचकर्म के बाद पढ़ेंगे जो कर्म संसर्जन कर्म, उसमें क्या अकृत मास रस आएगा और कृतमास। अब अकृत क्या है, यानी अकृत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो अपन समझते हैं इसको, तो जिसमें स्नेह क्या बोल रहे हैं, ऑयल और लवण, है ना, साल्ट और कटु रस के द्वारा संस्कारित नहीं किया जाता है, यानी इसमें संस्कारित नहीं कर रहा है, इसीलिए तो अ वर्ड लगा है। अ वर्ड किसके लिए लगता है, एब्सेंट के लिए, है ना, जिस चीज का एब्सेंट है उसमें। तो अकृत रस, कृत रस किसे बोलेंगे, यानी जिसमें स्नेह लवण और कटु रस, है ना, जिससे संस्कारित किए जाते हैं उसे कृत रस बोलते हैं। जबकि अकृत रस किसे बोलते हैं, जिसमें यह संस्कारित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर चीजें समझ में नहीं आएगी यदि अकृत मास रस और कृत मास रस समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये अपने कोटेशन में तो नहीं थे, लेकिन मैंने रस के गुणों में इसको इंक्लूड कर लिया ताकि आपको आगे बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रंगन कारक होगा, रस की बात करें वो पीड़न करवाएगा, और वृक्ष होगा, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें वो ध्यान रखना। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कोटेशन, तो मूंग के यूज के गुण, इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बार पूछते भी नहीं, और कुल्थी के बारे में बता ही दिया था मैंने, है ना, वात का अनुलोमन करवाती है, और कश्मीरी के लिए बताई थी मैंने, ठीक है। अब तिल के जो एक तो होता है पिंड्याक। अब पिंड्याक मतलब क्या होता है, तिल की जो खली होती है, आपने तिल देखा होगा तो उसकी जो खली होती है ना, उसको बोलते हैं पिंड्याक, ठीक है। तो दूसरा क्या बोल रहा है, जो कि ये दूसरा बोल रहा है सांडा की वटक। अब सांडा की वटक क्या होता है, देखो यहाँ नीचे जो अंडरलाइन विमर्श में कर रखी उसका मतलब बता रहा है। सांडा की वटक का मतलब क्या होता है कि माश यानी उड़द, उड़द को पीस कर उसमें मसाले मिलाकर जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सांडा की वटक, यानी उड़द के बारे में बात कर रहा। जबकि यहाँ पर पिंड्याक में किसके बारे में बात कर रहा है, तिल के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, पिंड्याक क्या होता है, सांडा की क्या होता है ना, बेसिकली ये नॉर्मली ध्यान रखना। और जो अंकुरित ध्यान है, जो भी धान्य होते हैं अंकुरित, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जो पॉपकॉर्न आप बनाते हो वो भी क्या कहलाते हैं, अंकुरित धान्य ही, ठीक है। या अपन सुबह सुबह अपनी डाइट में लेते हैं, उसको पानी के अंदर घोल देते हैं, जैसे कि जो भी रनर होते हैं ना, जो रेसिंग कर रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा ही खाते हैं इसमें, जैसे कि चने को गला देते हैं रात भर और सुबह क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विरुडक, है ना। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी आ गई यहाँ पर, ये ध्यान रखनी है, पिंड्या क्या होता है, सांडा की वटक क्या होता है, विरुडक क्या होता है। ये बेसिकली एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर में पूछ लेता है, तो अपने को पता होना चाहिए। कल भी मैंने जो इससे पहले वाला चैप्टर था तो उसमें भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, 3-4 टर्मिनोलॉजी थी, तो वो बेसिकली पूछी जा चुकी है और नेक्स्ट पूछने के भी चांस है उनके, ठीक है। अब रसाला क्या होता है, यहाँ पर आयुर्वेद में रसाला का वर्णन आया है, तो रसाला किसके लिए आया है, श्रीखंड के लिए। श्रीखंड सभी जानते हैं, और क्या क्या करवाता है, ब्रंगण कारक, है ना, एनर्जी देता है, क्यों, क्योंकि मीठा होता है, खट्टा होता है ना। और ये वाजीकरण भी करवाता है, यानी वृक्ष होता है, स्निग्ध और बलकारक और रुचि उत्पन्न करने वाला होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर श्रीखंड के क्या, ब्रंगण कारक और वाजी कारक, है ना। तो ये ध्यान रखना, रसाला श्रीखंड क्या करवाता है। अब मैं बात करता हूँ पानक। अब देखो पानक आप सभी जानते हो, जो इमली का पानी बनाते हैं अपने गर्मियों के दिनों में बेसिकली ज्यादा बनाते हैं इमली का पानी, है ना। या पानी पतासे वाले के वहां गए होंगे आप, जो गोलगप्पे खाने गए होंगे, तो वहां पर भी इमली का पानी भी मिलता है। तो उस चीज को क्या बोल रहे हैं अपनी आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में, इमली के पानी को पानक, है ना, पानक या पन्ना बोलते हैं उसको। तो पानक के गुण क्या होते हैं आपको पता है, जब अपन इमली का पानी पीते हैं तो वो हृदय के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, लाभफुल होता है ना, बेनिफिशियल होता है। अब उसमें क्या करता है वो श्रम, यानी कोई थक के आता है, यदि उसको इमली का पानी पिला दोगे तो एकदम उसकी थकान मिट जाएगी, है ना। जो भूखा है प्यासा है उसको यदि इमली का पानी मिल जाए तो उसकी दोनों मिट जाएगी, है ना। फिर क्लम, क्लम यानी बिना परिश्रम के ही थकान हो रही है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है, यार बहुत आलस आ रहा है गर्मियों के दिनों में, क्या करें, ऐसी कंडीशन आती है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, क्लम बोलते हैं। और क्लम को विनाश करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, पानक देंगे। तो आप यूज करना है इसका भी, जब पानक यानी इमली हो तो उस चीज में आप यूज करके देखना क्या ये सही है, क्या क्लम मिटाता है, क्या तृट भूख प्यास मिटाता है, क्या थकान को मिटाता है। तो ये अपन यूज करके देख सकते हैं सारे, ठीक है। फिर तृप्तिकारक होता है, नहीं कि इसके बाद इसको पीने के बाद एकदम तृप्ति हो जाती है, ठीक है। गुरु विष्टम और मूत्र कराने वाला, और बेसिकली यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट ये है कि हृदय के लिए लाभकारक होता है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने हृदय के लिए जो लाभकारक है वो चीजें बता रखी, तो आपको पीजी में ये क्या करता है, हृदय के लिए लाभकारक है ऐसे करके 3-4 ऑप्शन बना देगा, उसमें पानक भी होगा और जो ऊपर बताए थे वो भी होंगे। तो ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ।
जब भी आप पढ़ो, जो भी आपके पास बुक है उसमें अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन लाजा। तो लाजा क्या होता है? खील धान का लावा, ठीक है। यानी धान को भूनने के बाद, जैसे पॉपकॉर्न की यहाँ स्पेशल बात करूं मैं, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? लाजा। यानी पॉपकॉर्न आपके पास है, जो आप जहाँ मूवी देखने जाते हो तो वहां पर आप पॉपकॉर्न खरीदते ही हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? लाजा कहलाती है, ठीक है। तो लाजा के क्या क्या गुण बता रखे हैं यहाँ पर? त्रट, छर्दी, अतिसार, मेद और कफ को नष्ट करवाने वाला होता है, ठीक है। यानी छर्दी यानी कि वमन, वोमिट हो रही है आपको, या अतिसार हो रहा है, या मेद हो गया, या कफ, इनको नष्ट करने वाला, क्यों? हल्का है ना वो तो बिल्कुल, ठीक है। और पित्त को शांत करने वाला और जठराग्नि को तीव्र करने वाला होता है। ध्यान रखना दीपन होता है। कौन कौन? लाजा, ठीक है। तो लाजा क्या हो गया? दीपन हो गया, है ना। और बेसिकली इसमें यही याद रखना था। फिर देखो यहाँ पर प्रथुक करके दे रखा है, तो जो चिवड़ा आप खरीदते हो मार्केट से, वो क्या कहलाता है? प्रथुक कहलाता है। अब उसके यदि गुणों के बारे में बात करें या लक्षणों के बारे में, तो वो क्या होता है? गुरु होता है, बलकारक और विष्टम्बिकारक होता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है? विष्टम्बिकारक यानी सूत्रों को अवरोध करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर धान यानी भुना हुआ मक्का या जो भी उसके बारे में बात बता रहा है, तो इतना कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। बेसिकली अपन ने इसके बारे में ऊपर ही बात कर ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट कोटेशन में चलते थे अपन सत्तू। अब सत्तू का मैंने अपन ने देखा ही था जब ऋतुचर्या चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पर गर्मी में अपन यूज कर रहे थे सत्तू को, ठीक है। तो यहाँ पर सत्तू के बारे में और ज्यादा डीप बता रखा। क्या बता रहा है यहाँ पर वाग्भट? कि ये लघु होता है ना, हल्का होता है, और भूख और प्यास और श्रम, नेत्र रोग के लिए, व्रण जो भी मतलब एप्सिस हो चुका है उसको, कोई डिजीज हो गई है, उसके लिए नष्ट करने वाला होता है। ध्यान रखना सत्तू कौन सी ऋतु में खाया जाता है? गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु में इसका यूज किया जाता है। फिर बोल रहा है जल में घोलकर पीने से शीघ्र ही यानी सडनली संतर्पण यानी तर्पण करवाता है ना। अपन डायरेक्ट इसको जल में घोलकर पी लेंगे तो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में ही डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा आर्टरी वेन के थ्रू, और डायरेक्ट क्या करवाएगा? बॉडी का तर्पण करवाएगा, ठीक है। और बल प्रदान करता है, ये अपन को पता हो चुका है। अब सत्तू खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। आपने जैसे ही सत्तू में वैसे पानी मिला दिया, अब डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए, फिर सत्तू काम नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए सत्तू में जो पानी था वही अपने को यूज करना है, अदरवाइज जो दूसरा अपन वाटर लेते हैं तो वो इंटेक नहीं करना, ठीक है। फिर दिन में 2 बार सत्तू का यूज कर सकते हो, और ज्यादा भी नहीं करना, अति हर चीज की खराब होती है। तो दिन में कितने? 2 बार कर सकते हो, ठीक है। फिर रात्रि में सत्तू का सेवन नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रात्रि में सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। और कब नहीं करना चाहिए? अकेले केवल सत्तू नहीं खाना चाहिए, डायरेक्ट सत्तू अकेला कौन खाना चाहिए? क्या बोल रहा? साथ में गुड़ या नमक कुछ लेना चाहिए, ठीक है। नमक भी मिला देते हैं क्योंकि स्वाद में जो ज्यादा नमक खाते हैं वो लोग तो नमक मिलाएंगे सही, है ना, बिना कहीं कह दो उनको। तो इसलिए सत्तू को अकेला नहीं खाना चाहिए, साथ में क्या गुड़ या नमक मिला के जो भी आपको अच्छा लगता है वो मिला लो। फिर भोजन के बाद और सत्तू के पिंड को दांत से काटकर और बहुत मात्रा में सत्तू नहीं खाना चाहिए। मैंने कह दिया था पहले कि अति हर चीज की खराब होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में भी नहीं खाना, और भोजन के बाद, है ना, नहीं खाना चाहिए सत्तू। इसीलिए ये क्या होता है? डायरेक्ट हल्का होता है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए सडनली क्या करता है? तर्पण करवाता है, ठीक है। अब मैंने पिंड्याक बता ही दिया था पहले ऊपर क्या वर्ड होता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, पिंड्याक का मतलब स्रोतों को अवरोध करवाने वाला, है ना, इनको नष्ट करवाता है। और वेशवार क्या होता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब वेशवार शब्द दिया हुआ है, यानी लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें वेशवार करके क्वेश्चन आ गया। अब समझ में नहीं आती वेशवार आया कहाँ से, है ना। जब अपन सारे चैप्टर 30 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी वो क्लियर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपन ने ध्यान नहीं देते इसके ऊपर कि यार ये चीज आ चुकी है। इसलिए क्या कह रहा हूँ मैं, बार बार ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, तो आपकी जो भी बुक है वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दो उसको, ये एग्जाम में आएगी, है ना। तो वेशवार क्या हो गया? जो अस्थि रहित जो मांस होता है, जैसे एक होता है ना जैसे कि नॉनवेज लेने जाते हैं तो उसमें बोन भी आती है, कौन कौन से, है ना। तो उसमें यदि वो अस्थि नहीं हो, है ना, जो बोन है वो नहीं हो सारा, और सारा कुछ क्या हो? मांस ही हो, तो वो मांस क्या कहलाता है? वेशवार कहलाता है। ध्यान रखना वेशवार क्या है। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन? वेशवार हो गया। अब हींग, धनिया, गुड़, घृत, पिपली मिला दो, है ना। तो ये चीज क्या इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं अपन। नॉर्मली जब भी नॉनवेज बनता है उसमें मसाले मिलाते ही हैं लोग बाग। तो ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि अस्थि विहीन, है ना, जो अस्थि है वो बोन ये वगैरह, विदाउट बोन, है ना, जो मांस होता है वो क्या कहलाता है? वेशवार कहलाता है। और उसमें क्या क्या चीजें मिलानी है? जो मसाले मिलाते हैं ना वो सारे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मांस वर्ग के बारे में भी बता। अब मांस वर्ग के बारे में बात करें अपन तो 8 प्रकार के क्या होते हैं? मृग होते हैं। जैसे हिरण हो गई, कुरंग हो गया, रीछ, ये सब चीजें अपने को याद नहीं रखनी, बस ध्यान रखना मृग कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब खरगोश भी किस में आ गया? मृग में आ गया, जिसको क्या बोलते हैं? शश, है ना। शश मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। तो एक बार नॉर्मली ध्यान रखना, ये चीजें होती है हिरण, एण, ये सभी चीज किस में आ रही है? मृग में आ रही है। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के, ठीक है। तो बस इस कोटेशन में यही था। और नेक्स्ट अपना शुरू हो गया मांस वर्ग, है ना। मांस वर्ग के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं हम, और मृगों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट क्या चीज बता रहा है? विष।
विष्कर क्या होता है? विष्कर क्या होता है? जो बिखेर कर खाने वाले जो भी पक्षी होते हैं। अब पक्षी आप जानते हो कि जैसे मुर्गा हो गया, है ना, बत्तख हो गई, इनको जब भी आप दाना डालोगे एक जगह तो वो क्या करेगा, पूरी तरह पूरी जब जहाँ भी आपने डाला है उसको दाना, तो वो पूरी तरह बिखेर देगा। अब बिखेर देगा तो ऐसे जानवरों को या ऐसे पक्षियों को क्या बोलेंगे? विष्कर, है ना। तो ये ध्यान रखना, बस यहाँ पर यही टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है आपको। विष्कर का मतलब क्या है? बिखेर कर खाने वाले पक्षियों का लिया है, ठीक है। बाकी आप एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हो, आपने विजिबल किया ही है कि यार मुर्गा भी ऐसा करता है ना। ताम्रचूर्ण बोलते हैं मुर्गा को, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताम्रचूर्ण किसको बोलते हैं? मुर्गे को बोलते हैं, ठीक है। बाकी बगुला आपके युक्ति के अनुसार भी आप अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे ऐसा रटने की कोशिश मत करना, जो आपको विजिबल है वही चीजें लिखना। फिर बात करते हैं अपन विष्कर के बाद प्रतुत। प्रतुत की बात करें तो चोंच, चोंच से क्या करते हैं? चोट कर खाने वाले, जैसे कि एकदम से अपन कहते हैं ना पैरट को खिलाते हैं या कबूतर को खिला रहे हैं, तो पैरट क्या करता है? एकदम से चोट मारता है अपनी, जब भी हथेली पे ले लेते हैं पैरट को, और जैसे अपन दाना उसको खिला रहे हैं क्या करते हैं? वो चोट करते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ऐसे पक्षियों को क्या बोलते हैं? प्रदुत, प्रदुत बोलते हैं, ठीक है। तो चोंच से चोट करके खाने वाले पक्षियों को क्या बोलते हैं? प्रदूत बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आते हैं? तोता, है ना, मैना हो गई, कबूतर हो गया, जो भी आपको याद आए वो सारी चीजें। इन दोनों में भले सेम भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपने को पता है एक मुर्गा क्या करेगा? बिखेर कर खाएगा, तो विष्कर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब क्या होता है कि विलेशय क्या होता है? विलेशय भी ध्यान रखना, जो बिल में रहते हैं। कौन कौन रहते हैं अपने को पता है? मेंढक बिल में रह रहा है, मेंढक धरती के अंदर रह रहा है, तो वो भी उसका बिल हो गया, है ना। सांप हो गया। तो इस तरह अपन जानते हैं इन चीजों के बारे में, अपन को विजिबल है, अपन ने देखा हुआ है ना। तो विलेशय क्या होते हैं? जो बिल में रहते हैं। जबकि मैंने यहाँ क्या बताया? प्रतुत का मतलब क्या बताया? जो चोंच से क्या करते हैं? चोट करके खाते हैं, है ना। विष्कर का मतलब क्या बताया? बिखेर कर खाने वाले, है ना। तो ये ध्यान रखना। फिर देखो प्रसह का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से छीन कर खाने वाले होते हैं ना पशु, उनको क्या बोलते हैं? प्रसह बोलते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है वो डायरेक्ट कि प्रसह क्या है, तो उसके अंदर एग्जाम्पल तो अपन लिख देंगे, लेकिन अपने को बेसिकली उसका मतलब तो बताना पड़ेगा ना पहले, होता क्या चीज है। तो दूसरों से जो छीन कर खाते हैं, आजकल ये सारे जो लक्षण है वो किसमें मिलने लगे? इंसानों में भी मिलने लगे कि यार उसके साथ ऐसा है तो मैं उससे छीन लेता हूँ, धन हड़प लेता हूँ, ये सारी चीजें। तो उनके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? वो भी क्या होते जा रहे हैं? इंसान भी प्रसह होते जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे से छीन कर खाने वाला क्या कहलाता है? प्रसह कहलाता। तो इसमें अपन एग्जाम्पल जानते हैं, कुत्ता भी है, बंदर भी है, ये सारे अपने को विजिबल है। खच्चर हो गया, गाय हो गया, घोड़ा। तो इनको जैसे ही अपन एक को रोटी डालते हैं तो 2-4 और आ जाते हैं, फिर लड़ाने लगते हैं, तो वो जानवर सारे किस में आ जाएंगे? प्रसव में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर देखो महामृगों के नाम। अब महामृगों के नाम, ये मृग नहीं है, हिरण नहीं है वहां, यहाँ पर महामृग यानी कि बहुत ही बड़े जानवर, ठीक है। वो चीज के किस में आएंगे? महामृगों में आएंगे। अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन? अरे हाथी भी आता है। अब अपन दूसरा क्या दे सकते हैं? गेंडा अपन ने देखा, वो भी इसमें आ रहा है। जंगली घोड़े होते हैं, वो एक्चुअली घोड़े होते हैं ना वो छोटे हैं, लेकिन जो जंगली घोड़े होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जंगली गाय के बारे में, नील गाय के बारे में बात कर लूँ मैं, तो वो भी बहुत बड़ी होती थी। ये सब महामृगों में आते हैं, ठीक है। तो कभी पूछ ले वो 2 नंबर में महामृगों के नाम लिखिए, तो आपको ये बताना है ना। हिरण हो गई, फिर भैंस हो गई, वो बहुत बड़ी है, जो जंगली भैंस होती है ना। सुअर होते हैं, जंगली सुअर, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो भी आपने देखा है, हाँ यार ये चीजें बड़ी है, तो वो सारी किस में आ जाएगी? महामृगों के एग्जाम्पल में आ जाएगी। फिर जलचरों के बारे में बताऊं तो पानी में जो चलने वाले जंतु होते हैं, पानी में जैसे बगुला चलता है, हंस चलता है, तो वो सारे एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? जलचरों के बारे में। तो जलचर क्या होते हैं? जो जलचर जो चरते हैं, यानी कि किसमें? जल में चरते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? जलचर कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, हंस, बगुला, जो भी आपको याद आ जाए वो सारी चीजें। फिर मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग में क्या होता है? यहाँ पर जानते हो मत्स्य किसको बोलते हैं? फिशरीज को बोलते हैं। यानी फिश होती है ना, उसको। फिश कहाँ घूमती है? अपने वाटर में। तो देखो यहाँ वो जो सारी चीजें बता रहा है जो पानी में रहती है। रोहित मछली का नाम है, तो रोहित मछली जितने भी नाम है वो देख लेना। चिलमिल भी एक मछली का टाइप है ना। तो ये चीज किस में आ गई? मत्स्य वर्ग में आ गई। शंख हो गया, शुक्ति हो गई, है ना, जिससे मोती बनता है उसे शुक्ति बोलते हैं। तो ये चीज कहाँ आ गई? मत्स्य वर्ग में आ गई, ठीक है। अब बात नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अपन ने मांस के 8 प्रकार से वर्णित है। नेक्स्ट कोटेशन में क्या बता रहा है? मांस है वो 8 प्रकार से वर्णित है। जैसे मृग के बारे में बात की थी अपन ने, विष्कर हो गया, फिर प्रदूत। अब ये चीज तीनों है वो किस में आते हैं? जांगम में आते हैं। किस में आते हैं? जांगम में। अब साधारण में कौन आएगा? जो विलेश है और प्रसह हो गया, ठीक है। इनके बारे में बता दिया है मैंने क्या क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे कि मृग, विलेश, प्रदूत, ठीक है। इन तीनों के आगे लिख देना कि जांगम होते हैं। इनका मांस कौन सा होता है? जांगम। अब जांगम क्या प्रदेश है, क्या गुण होते हैं वहां के, अपन जानते हैं, तो वो सारे लिख सकते हैं अपन डायरेक्ट। जैसे पूछ ले वो मृग वर्ग, मृग मांस के बारे में बताओ, तो जांगम प्रदेश का है, तो इसमें जांगम वाले सारे फीचर होंगे, है ना। वो क्या बढ़ाता है, कौन सा दोष बढ़ाता है ना, वहां पर कैसी वायु होती है, वो सारा जोड़ जाड़ के आप कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हो आराम से। फिर बात करें अपन विलेश और प्रसर की, तो ये क्या होते हैं? साधारण प्रदेश, है ना, साधारण होते हैं। फिर महामृग
अपचर यानी जो जलचर वाली बात की थी वो, और मत्स्य। क्यों? क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है। महामृग है वो, गेंडा है वो भी पानी में रहता है, भैंस है वो भी पानी में पड़ी रहती है। तो महामृग और जो जलचर है, जो जल यानी पानी की जरूरत, जो पानी में चल रहे हैं, है ना, मत्स्य ऑलरेडी पानी में रहता है। तो इन चीजों के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपन? आनुप। ठीक है, तो ये कौन से देशों के होते हैं? आनुप के लिए जो स्टार्टिंग के 3 है वो जांगम हो गए, फिर जो बीच के 2 है वो साधारण हो गए, जो लास्ट के 3 है वो क्या हो गए? अनूप हो गए। तो आपकी जो भी बुक हो उसमें लिख लेना है कि जांगम होंगे, साधारण। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है? बकरी, यानी अज बोलते हैं बकरी को, अजा बोलते हैं बकरा को। ठीक है, तो अज और अवी, अवी मतलब भेड़, है ना, अवी, ये दोनों प्राणी अनिश्चित योनि वाले होते हैं, क्योंकि ये जांगम और अनूप दोनों देशों में रहते हैं। ठीक है, तो बकरी और जो भेड़ है वो दोनों देशों में मिलता है, जांगम में भी मिल रहा है और अनूप में। इसलिए क्या है, इनकी योनि फिक्स नहीं है ना, तो अनिश्चित योनि होती है। योनि यानी कि उत्पत्ति क्या है उनकी। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बकरी और भेड़ इनका दोनों का निश्चित नहीं है कि उनकी योनि क्या है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कर लेना आपकी जो भी बुक हो। फिर जांगा जीवों के मांस का गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये मल को बांधने वाले होते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग बता दिया उसने, जांगम जीव होंगे उसमें क्या होगा फीचर्स, तो शीतल, लघु और सन्निपातज होंगे तीनों दोषों को, और हितकर होते हैं कपहीन। ये बेसिकली आप चीजें पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो चीज मैंने यहाँ बताई ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपके जैसे आपको पता होगा कि हाँ जांगम देश में ये है, बाकी इससे पेज पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करें कि बकरे के मांस के। अब नॉनवेज में नॉर्मली लोग क्या यूज़ करते हैं? बकरे का मांस ही तो यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ न तो अधिक शीतल होता है और न ही अधिक गुरु होता है, ध्यान रखना। जो बकरे का मांस है ना वो क्या होता है, न तो अधिक शीतल होता है और न ही अधिक गुरु यानी भारी होता है, इसीलिए ज़्यादा खाते हैं लोग इसको, ज़्यादा ही ये करते हैं सेवन। न ही अधिक स्निग्ध होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अदोष कारक होता है, यानी दोष को उत्पन्न नहीं करता और दोष को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। इसके मांस के मनुष्य के शरीर की धातु के समान होने से भ्रंगण कारक हो गया। अपन जानते हैं कि सामान्य से क्या होगी, समान से समान की वृद्धि होगी। ठीक है, तो मास सेम है, इसके फीचर सारे अपने मास के सेम मिल रहे हैं, इसीलिए ये मास मास को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भ्रंगण कारक हो गया। फिर अभिसंधि यानी स्रोतों को अवरोध करने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मली आपको ध्यान रखना। और क्यों अपन ज्यादा बकरे का मांस खाते हैं या चिकन खाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग चुकी होगी यहाँ पर देखकर। और फिर बात करें भेड़ के मांस के गुणों के बारे में, तो भेड़ का मांस क्या बता रहा है, यानी बकरे के मांस के विपरीत गुण वाला। यानी बकरे का मांस तो सारे अच्छे फीचर मान रखे, लेकिन इसके अपोजिट जितने भी ये बता रखे फीचर या सिम्टम, वो सारे किस में आ रहे हैं? भेड़ के मांस में आ रहे हैं। यानी वो त्रिदोषक नाशक था तो ये त्रिदोषक कारक था, वो अनभिसंधि कारक था तो ये अभिसंधि कारक हो गया, यानी वो स्रोतों को अवरोध नहीं कर रहा था, ये करेगा। ठीक है, और किंतु भ्रंगण मांस को बढ़ाने वाला होता है। बस इसमें ध्यान कौन से बात रखनी है कि मांस को बढ़ाता है, वो भी मांस को बढ़ाता है, लेकिन अपोजिट क्या है वो सारी चीजें लिख लेना इसमें। ठीक है, फिर जो गौ का मांस, अब देखो यहाँ पर अपने जो गौ माता मानी गई है उसका मांस कहीं गई तो आज इनकी हर एक कहीं ना कहीं कदम उठाए जा रहे हैं कि गौ को नहीं मारना चाहिए, है ना, गाय को नहीं मारना चाहिए, इसका मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस जो वाग्भट सही था उसमें इसके भी मांस का वर्णन आया है। अब देखो क्या क्या चीजें बता रहा है इसके गुणों के बारे में, कि ये सूखी खांसी जो ड्राई कफ होता है ना उसके लिए बता रहा है। फिर जो थकान हो जाती, श्रम है, अत्यंत अग्नि जो भस्मक रोग से पीड़ित है ना, जिनको पीनस यानी राइनाइटिस हो रखा है, कोरोनिक राइनाइटिस पीनस बोलते हैं उसको। ठीक है, जिनको विषम जर, अब ध्यान रखना विषम जर किस में आता है? मलेरिया में आता है। तो ध्यान रखना जब आप यवांगु पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, है ना, 28 प्रकार के यवांगु, जब चरक संहिता पढ़ोगे तो वहां पर आएगा। तो वहां पर विषम ज्वर यवांगु क्या होती है? तो गौ से बनती है, गाय के मांस से बनती है ना। तो ये यही याद रख लो कि गाय का मांस, है ना, तो गाय माता किसमें अपना डोनेट कर रही है अपना पूरा मांस, जब जिस इंसान का जो टेम्परेचर है वो घट बढ़ रहा है, पता नहीं पड़ रहा है, ऐसी डिजीज क्या होती है? मलेरिया होती है, तो उसको बोलते हैं विषम ज्वर, है ना। तो उसमें क्या यूज करेंगे? गोघृत मांस, है ना। फिर देखो कृष्णा के लिए और शुद्ध वातज रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो बेसिकली आपको चीजें पता समझ में आ चुकी होगी। अब भैंस का मांस और ये क्या क्या होती है, भैंस क्या करती है? ज्यादा ही सोती है, तो उसका मांस में भी वैसी फीचर होंगे। फिर मछली के गुण बता रखे, चिलमिल मछली त्रिदोष कारक होती है। ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चिलमिल मछली है ना वो त्रिदोषक कारक होती है, यानी वात पित्त कफ को उत्पन्न करने वाली होती है। फिर क्या बोल रहा है? सर्वोत्तम मांस, यानी देखो मांस में जो अच्छे गुण वाले बता रहा है उसके बारे में बता रहा है। जो विष्करों में क्या श्रेष्ठ माना है इसने, जो सर्वोत्तम मांस है यानी अच्छा मांस, लाव का मान रखा है ना, जो बटेर है, कोई जानवर होगा, है ना, पक्षी होगा विष्करों में। फिर मछलियों में कौन सा मांस अच्छा है? तो रोहित मछली का मांस अच्छा है। फिर विलेशेव में किसका मांस अच्छा है? जो गोह होता है ना, गोइरा बोलते हैं उसको नॉर्मल लैंग्वेज में, और गोह बोलते हैं, सब जानते होंगे आप। तो विलेशेव में किसका मांस अच्छा मान रखा? गोह का। और मृग,
है ना, उसमें किसका, एंड का मांस अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है श्रेष्ठ और हीन इन चैप्टर से बहुत बार पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक खाने योग्य मांस, ये तुरंत, अब कैसा मांस खाना चाहिए, तुरंत मारा गया जो मांस होता है ना, सद्य हत बोलते हैं जिसको, डायरेक्ट अभी जो चीज मारा, जैसे मुर्गे का मांस लेने जाते हैं तो उसी टाइम वो क्या करता है, मुर्गे को मार के तुरंत बना देता है उसका, है ना, मांस बना देता है, वो चीज क्या बोल रहा है, वैसा मांस खाना चाहिए। अब देखो आप ये मत लेना इसको, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हैं कि, है ना, तो अदरवाइज ना लेकर यहाँ पर सिर्फ जो टॉपिक है उसी की बात लेना। ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत जो सडनली जो मारा गया मांस वो खाना चाहिए, और जो शुद्ध यानी विष आदि से रहित हो गया, है ना, जिसमें टॉक्सिन नहीं मिला है, ऐसा मांस का सेवन करें, और युवा पशु का मांस खाएं। देखो जो चीज़ खाओगे, जैसे युवा की युवा का जो जानवर है वो युवा है ना, एडल्ट है, वो वैसा ही गुणों वाला होगा, उसके ज़्यादा ही जो फीचर होंगे वो ज़्यादा ही पथ्य होंगे। ठीक है, इसलिए अपने को कैसा मांस खाना चाहिए, युवा, और सडनली मारा हुआ, शुद्ध होना चाहिए, है ना। अब त्याग यानी कौन सा त्याग देना चाहिए, कौन से मांस को त्याग देना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, है ना, मरे हुए या दुर्बल हो, अत्यधिक मेद वाले, है ना, बहुत ज़्यादा मोटा हो, है ना, और ज़्यादा पीड़ित है, कुछ ना कुछ डिजीज हो रखी है ना उस जानवर को, या पानी में डूबकर जो मर गया हो, है ना, विष से मरा हो, है ना, ऐसे मांस को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा मांस खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। तो बेसिकली आज का चैप्टर यहाँ क्लियर। अब इसके पार्ट 2 बनाए, एक तो पार्ट फर्स्ट जो आपने पढ़ लिया वो, अब सेकंड पार्ट कल अपन डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है।